हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम ईवीएस का पार्ट 2 लेकर आए, यानी कि सेकंड क्लास लेकर आए। इससे पहले आपने मैथ की क्लास का प्रैक्टिस सेट देख ही लिया होगा। ठीक है, हम लोग एक अच्छी तैयारी के साथ आप सभी के बीच में आते हैं। और देखा होगा आपने मैथ का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा होगा आप सभी को, जितने भाई बहन मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज ये मेरी सेकंड क्लास है सीटेड जुलाई के लिए। जितने भी भाई बहन है फटाफट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बस थोड़ा और सा टारगेट पूरा करने को बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मजा आने वाली है, क्योंकि हम लोगों के पास जितनी सुविधाएं हो सकती उतना मैं आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूँ। एक तो मतलब तैयारी, और फिर आपको जल्द हिंदी की भी क्लास प्रैक्टिस सेट मिलेगा देखने को। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं भैया। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है, हमारा आज का टॉपिक है जो फूड है। यानी कि हम बात करेंगे भोजन की। किसकी बात करेंगे? भोजन की। यानी कि भोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो भोजन किसे कहते हैं, भोजन होता क्या है? कि भोजन वह पोषक पदार्थ होता है। अगर भोजन पूछा जाए तो भोजन वह कैसा पदार्थ होता है? पोषक पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से जीवन में क्या होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है। तो ये हमारे लिए भोजन उपयोगी होता है। ठीक है, किसी जीव का वृद्धि करना, मरम्मत, जीवन की क्रियाओं का संचालन करने के लिए। अगर पूछा जाए कि जीवन की क्रियाओं का क्या करना, संचालन करना, कौन कराता है? यानी कि जो भोजन होता है उसी को हम बोलते हैं भोजन। यानी कि पोषक पदार्थ होते हैं ये। ठीक, अब इतनी बात समझ गए। ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। ये मतलब ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ये क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक, मिश्रण होता है कौन से? यानी कि विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक, ये क्योंकि बच्चों में भोजन देखा होगा प्राइमरी स्तर पर, जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए मिड डे मील चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता, जिसकी सहायता से भोजन उनको मिलता रहता है। इसीलिए सब क्या है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि बच्चा स्कूल क्या हो सके, पढ़ने आ सके साथियों। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि वह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा, उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोजन के अवयव क्या होते हैं? यानी कि इतनी बात समझ लो, फूड, भोजन क्या होता है, किसके लिए? यानी बच्चों के लिए। अब हम लोग सीटेड पढ़ रहे हैं, सीटेड जुलाई 2023। ठीक, हम देखो अपनी थ्योरी से पढ़ा रहे हैं, हम आप सभी को अभी प्रैक्टिस चेक भी करवाएंगे। उसके बाद में आप सभी को पहले ये चीजें सीख लीजिए, फिर बेसिक से हम लोग चलते। तो देखिए, भोजन के अव्यय क्या होते हैं। देखिए, भोजन के जो अव्यय होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कैसी लग रही है क्लास? अव्यय, ठीक है। तो भोजन के अव्यय जो होते हैं वो 7 मुख्य अव्यय निम्नलिखित हैं। तो कितने? नंबर 1 आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 जो आ जाएगा, जिसको बोला जाता है प्रोटीन। नंबर 3 आ जाएगा वसा। नंबर 4 जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप सभी लोग बताएं? नंबर 4 आ जाएगा विटामिन। नंबर 5 आ जाएगा खनिज। नंबर 6 जो आ जाएगा उसको बोलते हैं जल। और नंबर 7 जो है आपका, जिनको हम बोलते हैं रेशे। तो ये मुख्य जो होते हैं, ये 7 अव्यय होते हैं इसके, भोजन के। इन्हीं सबकी आवश्यकता होती है बॉडी में। यानी कि भोजन के लिए इन सब पदार्थों के, पोषक पदार्थों की क्या होती है, आवश्यकता है। ठीक है, देखो, एक जो होता है कि भोजन यानी उत्पादक के आधार पर जो भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? यानी कि खाद्य पदार्थ या उनके स्रोतों के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक होता है जिसको बोलते हैं हम पादप, उत्पादक। और नंबर 2 जो होता है जिसको बोला जाता है जंतु उत्पादक। क्या बोला जाता है? पादप उत्पादक हो गया और जंतु उत्पादक हो गया। यानी कि 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पादप उत्पादक और एक होता है जंतु उत्पादक। ठीक है,
अब पादप उत्पादक की अगर बात करें तो पादप उत्पादक में जो आता है भैया वो होते हैं पेड़ पौधे। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। अब इसमें जो आते हैं वो जीव आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? जीव आते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे आगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। देखिए विटामिन का वीडियो मैं पहले बता चुका हूं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसके बारे में? विटामिन के बारे में। ये बता चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल और रेशे, ये बताऊंगा आप सभी को पूरा डिटेल के साथ में। बस प्यारे साथियों, थोड़ा सा और सपोर्ट, हम लोग मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्लासें आपको बड़ी अच्छी प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो एक दिन, जिस दिन मेरा मतलब टारगेट पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं आप सभी के बीच में क्लास पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्या करें, नहीं लिखना आता है इतना अच्छा। देखिए ये जो होता है, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हुआ तथा ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक होता है साथियों। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जो बॉडी होती है, यानी कि शरीर में आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता का 50 से 75%। ठीक है, शरीर में जो आवश्यकता होती है, ये कितना, 50 से 75% इन्हीं से पूर्ण हुआ है। प्रतिशत मात्रा जो होती है उसकी पूर्ति होती है। ठीक, 50 से 75% की मात्रा पूर्ति होती है। इतनी बात समझ गए। आगे देखो, ये 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक को बोला जाता है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, जिसका सूत्र क्या होता है भैया? सी ओ। ठीक, ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड्स। और फिर आपका जो आता है दूसरा, जिसको बोला जाता है, वो होता है आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स। तो डाइसेकेराइड्स को बोला जाता है C12H22O11। ये इसका सूत्र हो गया। तीसरा जो होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या बोला जाता है? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड्स। इसका जो सूत्र होता है C6H11O5। वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और M। तो ये आपके सूत्र हैं, ये आपके सूत्र हैं। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पूछा जाए तो कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, यानी डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए साथियों। आगे देखिए, आपको इसका नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ठीक है, यहाँ पर CH2 है, CH2O। ठीक है, देखो ये जो होते हैं, ये 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है डाइसेकेराइड।
ठीक है। मोनोसेकेराइड या सभी कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक सरल होता है, मतलब मोनोसेकेराइड जो होता है ये सबसे सरल होता है। और आगे है जो पॉलीसेकेराइड्स या अनेक मोनोसेकेराइड्स अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब ये जो पॉलीसेकेराइड्स होता है ये मोनोसेकेराइड्स के अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। समझ गए। अब भैया इसके कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? कार्य में क्या किया जाता है कि ये ऊर्जा प्रदान करना, मतलब इनका कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। नंबर 2 अगर बात करें जाए तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन की बचत में सहायक करते हैं। प्रोटीन की बचत में सहायक करते हैं। नंबर 3 जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। किसके? कैल्शियम के। ठीक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक। आगे है वसा की बचत में सहायक होते हैं। वसा की बचत में सहायक होते हैं। और नंबर 5 जो है ये क्या करते हैं? वसा हो गया आपका पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाना। पाचन तंत्र को क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाना। ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हो गए भैया? कार्य हो गए। ठीक। अब अगले पॉइंट पर अगर बात करें, इसके आगे और है तो उसमें भी देख लीजिए, अभी बताता हूं आप सभी को। अगर पूछा जाए ये पाया किसमें किसमें जाता है, तो ये पाया भैया देखो आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, केला हो गया। ठीक है। इन सब चीजों में क्या होता है? जौ हो गया, साबूदाना, और इनमें सब में ये पाया जाता है। ठीक। ये शरीर की मतलब जो होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जिसका नाम है वसा या कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत व मात्रा। देखिए ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत व मात्रा आप सभी के सामने, इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? यानी कि जो बात करने वाले हैं वसा की। वसा फैट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फैट क्या होती है? यह सबसे अधिक ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वसा से, फैट से, चर्बी से। ठीक। वसा से प्राप्त होती है। या कार्बन, ऑक्सीजन तथा ये भी जो होती है किसका? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कार्बनिक यौगिक है। का कार्बनिक यौगिक है कौन? वसा। ठीक है। और यह एक स्वस्थ या युवा व्यक्ति में प्रतिदिन, मतलब अगर एक देखा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम भैया, 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम आवश्यकता होती है? 100 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक, का कार्बनिक यौगिक होता है। अब इसमें जो इसका अगर देखा जाएगा तो यानी कि अगर इसकी बात की जाएगी इसके कार्यों की, तो ये ऊर्जा उत्पादन। अब अच्छा, अब वसा किसमें किसमें पाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए फैट किसमें किसमें पाई जाती है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? तो वसा के जो स्रोत होते हैं, घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, तेल हो गया, मांस हो गया, आदि। तो इन सब में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है।
देखिए वसा के प्रकार अगर बात करें, वसा के प्रकार कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फैट। तो वसा के जो प्रकार होते हैं, वसा के प्रकार, तो देखिए वसा के प्रकार यानी कि दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। नंबर एक अगर बात करें तो जिसको बोलते हैं जंतु वसा, और नंबर दो जो बात करें, एक होती है कौन सी वसा? वनस्पति वसा। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में भैया बांटा गया। समझ रहे हैं ना? कितने भागों में? दो भागों, एक जंतु वसा और एक वनस्पति वसा में बांटा गया है। तो देखिए जंतु वसा की अगर बात करेंगे तो जंतु वसा में कौन आ जाएगा? दूध आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? अंडा आ जाएगा, मछली आ जाएगी आपकी, और मतलब इनमें सब में पाई जाती है, ये वसा इसमें पाई जाती है। अगर वनस्पति वसा की बात करें तो ये किसमें पाई जाती है? मतलब जितने बादाम, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली हो जाएगा आपका, और कौन? नारियल, सरसों, मतलब जितने तेलीय पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति वसा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गए वसा के प्रकार। अब देखिए, देखो और इसमें क्या हो गया कि वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। मतलब अगर पूछा जाए तो वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संतृप्त और एक को बोलते हैं असंतृप्त। अच्छा, संतृप्त मतलब क्या हो जाता है कि संतृप्त वसी अम्ल मुख्य रूप से ताड़ या नारियल के तेल में मिलते हैं। मतलब संतृप्त वाले किसमें मिलते हैं? यानी कि ये मिलते हैं आपके नारियल वाले में। और असंतृप्त वाले जिसको बोला जाता है, जैसे ये ठोस पदार्थ होते हैं, अधिकतर असंतृप्त वसी अम्ल जंतु वसा में मिलते हैं। सामान्य ताप पर ठोस, जैसे कि मक्खन हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? मक्खन। ठीक है, मैं लग रहा गलत हो गया, ये का हो जाएगा, इसको बोलते हैं मक्खन। ठीक है, मक्खन असंतृप्त हो गया, संतृप्त में नारियल वाला हो जाएगा भैया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके कार्य देख लो फटाफट। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। लगे हैं भैया? बस आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके कार्य जो बात करेंगे अगर कार्य की, तो कार्य में हो जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। सब ये हमारे किसके सहायक है? भोजन से रिलेटेड है ना, क्योंकि अगर भोजन से इन्हीं सब इनके भाग होते हैं, ये सब हम खा पी करके हमें भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ये पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में मुझे पाए जाते हैं। आपके जो भोजन होता है उसमें पाए जाते हैं। जब सब कुछ एक साथ मिश्रण करके खाया जाता है तो ये पोषक तत्व हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है साथियों, कार्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए ये सभी ईंधन का किसका कार्य करते हैं? मतलब ईंधन का कार्य करती। आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट, आवश्यकता अगर पड़ती तो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती। वसा ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में कार्य करती। मतलब जो फैट होती है वो किसके लिए कार्य करती है? संचित भोजन के रूप में कार्य करती है साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं खनिज की। किसकी बात करेंगे? खनिज की। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक, जैसे टॉपिक खत्म हो जाएंगे वैसे ही आपको सभी को ईवीएस का प्रैक्टिस कराया जाएगा। खनिज लवण। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा, आप खनिज लवण की बात करते हैं। इसका कार्य ऊतकों का निर्माण करना होता है। जो खनिज लवण होते हैं इसका कार्य किसका निर्माण करना होता है? ऊतकों का निर्माण करना होता है। किसका? खनिज लवणों का। ठीक, अब इतनी बात समझ गए
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, लोहा, फास्फोरस। ठीक, ये मांस, अगर ये पाया कहा जाता है, या हो गया मांस, हो गया दूध, हो गया सब्जियों में। ठीक है, खनिज लवण जो होते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं? सब्जियों से प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, सब्जियों से प्राप्त होता है। अब देखो इसके जो भाग होते हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी लिस्ट में आप सभी को दे दूंगा। आप सभी के सामने ये लिस्ट है जो पूरे इसकी है खनिज लवण की, तो आप लोग इसको नोट कर लेना भैया। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप सभी के सामने लगा दी है मैंने, और इसको आप सभी लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेना, और समझ जाएंगे आप सभी लोग आसानी से। ठीक है साथियों, देखिए अब ये जो पाया जाता है, यानी कि खनिज लवण, जैसे कैसे हो जाएगा? कैल्शियम हो गया, ठीक, सोडियम हो गया, और आप सभी का क्या, पोटेशियम हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन पाया जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा, और आयोडीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? सल्फर, आगे हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, लोहा और फास्फोरस। तो ये सब, ये क्या है? आपके खनिज लवण है, ये आपके क्या है? खनिज पदार्थ है, यानी इनको खनिज लवण होते हैं, जिसके कुछ तत्व जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? अब इनका जो कार्य होता है खनिज लवणों का, आपको सामने लिस्ट है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अगर कार्य की बात करोगे तो ये जो होते हैं, यानी कि इनका जो कार्य होता है, लवणों के आयनों के कारण जीव द्रव्य को विद्युत चालकता होती है। मतलब ये जो होते हैं विद्युत चालकता होती है। सही बॉडी में देखा होगा, करंट जब लग जाता है तो विद्युत की चालकता हो जाती है इन्हीं के कारण। ठीक है, कई ऊतक रक्त, हड्डियों, दांतों आदि की संरचना में भाग लेते हैं। मतलब जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त में हो गया, हड्डियों में हो गया, दांतों में हो गया, कैल्शियम होता है नहीं, ठीक है, हड्डी में और दांतों में पाया जाता है। समझ गए इतनी बात? खनिज लवण। अगला जो टॉपिक है वो है जल, यानी कि किसकी बात करेंगे? वाटर की बात करेंगे भैया, जिसको बोलते हैं H2O, जल। ठीक, तो देखो अब जल का भी जीवन में महत्व है, यानी कि हमारे लिए इसका महत्व है कि नहीं? इसके लिए जल का, तो पाचन नली में पोषक तत्वों से लगा करके, पाचक नली हो गया जो हमारी आहार नाल होती है, पाचक तंत्र होता है, उसमें पोषक तत्वों का खंडन, पोषक तत्वों का अवशोषण और विभिन्न अंगों में इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब इसका वितरण ऊतकों में उपापचय क्रियाओं में दोनों के शरीर के लिए किया जाता है। जो दूषित पदार्थ को बाहर निकालना, इन सारी क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता। मतलब बॉडी से जो दूषित पदार्थ होते हैं वो किसकी सहायता से? जल की सहायता से। आप भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद में क्या होता है? कभी कभी देखा होगा आहार नाल यानी कि जो नली होती है, इसमें भोजन क्या हो जाता है? चिपक जाता है। ठीक है, नीचे नहीं जाता है, तो क्या पानी पीते हो कि नहीं पीते? बस इसी सब चीजों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक, बच्चे जो जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे पहले क्या बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। हर जगह पानी, क्योंकि जीवन का एक हिस्सा है। बॉडी में जो होता है वो कितना 70% जल पाया जाता है। ठीक, और प्रतिदिन एक व्यक्ति को, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन 2.5 लीटर व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन 2.5 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। एक प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितने? 2.5 लीटर की। और बॉडी में जो आपके 70 से 80% तक क्या होता है? वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए कि पाचन नली यानी कि जितने भी अपचय के मतलब उसके लिए, मतलब पाचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक, इतनी बात समझ गए? अब देखो जल जो होता है ये हमारी बॉडी को क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर का नियंत्रण करना, शरीर का क्या करना? नियंत्रण करना। वाष्पन यानी कि वाष्प की सहायता से हमारी बॉडी से क्या निकलता है? इंक गिर गई थी। समझ गए इतनी बात?
तो यह जल आहार का महत्वपूर्ण घटक है तथा भोजन के पाचन में अवशोषण के लिए आवश्यक है। और शरीर में यह घोलक का कार्य करता है। शरीर में जो बॉडी होती है उसके लिए किसका कार्य करता है? घोलक का कार्य करता है। ठीक है। और यह शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रण में लाता है। अरे बहुत मार कर गिर रहे हैं। ठीक भैया, अब आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे प्रोटीन की। अब ये महत्वपूर्ण है प्रोटीन। ठीक, ये क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन के बारे में समझना है तो भी बताता हूं प्रोटीन। देखो, प्रोटीन शरीर में बनने वाला एक पोषक तत्व है। मतलब जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर में बनने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, कौन? सब मतलब प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं साथियों। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के ऊतकों, मतलब इसकी जो आवश्यकता पड़ती है शरीर के ऊतकों या टूट फूट की मरम्मत करता है। किसकी मरम्मत करता है? टूट फूट की मरम्मत भी करता है। ठीक है, अभी हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे कि पूरी लिस्ट में आप सभी लोग देख लीजिएगा कि पूरी लिस्ट किस तरीके से है कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हड्डियों और मांसपेशियों उचित विकास के लिए भी प्रोटीन का आवश्यक होती है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन में जो होता है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। लिखे दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं। सल्फर पाए जाते हैं। ठीक, और एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं। मतलब जो प्रोटीन होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये छोटी इकाई से बने होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है भैया? एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या बोला जाता है? जिन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तब तक पानी पी लूं मैं, गला सूखने लगता है, क्या करें, है ना। आप सभी को पढ़ाना भी है और आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। अब देखिए, प्रोटीन जो होती है शरीर में 15% भाग लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन होते हैं अपने बॉडी में कितने परसेंट भाग लेते हैं? 15%। कौन? प्रोटीन। यानी कि कह रहा है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जो शारीरिक विकास होता है शरीर का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाता है। ठीक है, ये तो सभी को जानते होंगे, शरीर का विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों की, जो प्रोटीन होता है वो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगत को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई साथियों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हो। अब प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं अभी आप सभी को मैं बताऊंगा। प्रोटीन की पूरी लिस्ट अभी आप सभी देख लीजिएगा ये साइड में। ठीक है, तो भैया देखिए इसके कार्य देख लीजिए, फिर इसके बाद प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन के कार्य क्या होता है? ये जीव द्रव्य की भौतिक दशाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब जो जीव द्रव्य होते हैं उनकी भौतिक दशाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी प्राप्त से अंडे, दूध, पनीर, मांस, मतलब अंडे हो गए, दूध हो गया, पनीर हो गया, मांस, मछली, दाल, टमाटर। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में पाई जाती है, दालों में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सोयाबीन में पाई जाती है।
ठीक है, सोयाबीन वो जो दाने वाला होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। टमाटर, सेम, बादाम आदि में हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन करते हैं। मतलब जो प्रोटीन होते हैं हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में जो बॉडी होती है उसमें किसका संवहन करते हैं, गैसीय संवहन करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूरी आप सभी के सामने लिस्ट मैंने लगा दी है साथियों। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा आसानी से, तो जिससे ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और प्रोटीन के स्रोत तथा तापमात्रा, ठीक, ये भी आप सभी के सामने, ये भी दूसरी लिस्ट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं जो आप सभी के जो होते हैं जिनको बोलते हैं रेसे। क्या बोला जाता है, रेसे। अब रेसे की अगर बात करें जाए, मतलब कि रेसे की बात करें तो रेसे किसे कहते हैं, तो ये जो होता है रुक्षांश होते हैं। ये भोजन के उचित पाचन में रेसे भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब भोजन का जो पाचन होता है उसमें रेसे भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये रेसेदार भोजन होते हैं जो भोजन के साथ साथ पचते नहीं है। मतलब भोजन के साथ साथ ऐसे होते हैं जो पचते नहीं, ये शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखते हैं। जैसे खीरा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यानी कि सलाद के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, सलाद के रूप में इनका प्रयोग। रेसी हमें कच्चे फल, सब्जी, सलाद बहुत से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं साथियों। समझ गए यहां तक। अब बात कर लेते हैं संतुलित आहार की। किसकी बात करेंगे, संतुलित आहार। संतुलित आहार, तो भैया संतुलित आहार जो होता है ये शरीर की समुचित वृद्धि, ऊर्जा और उष्मा के लिए सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो सम्मिलित यानी संतुलित हो, सब एक साथ मिलकर के, मतलब पूरा जिनका वो हो प्रोडक्ट, मतलब जो हो पूरा वो एक साथ में हो। ठीक है, एक साथ में हो, मतलब सबकी जिसकी मात्रा मात्रा जो हो सबकी एक साथ में हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गए, वसा, खनिज, लवण, जल की अपेक्षित मात्रा तथा रोगों की रक्षा करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और खनिज लवण हो गए, प्रोटीन हो गए, तो जिनकी सबकी इनकी एक साथ आवश्यकता होती है और रोगों से लड़ने की जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब देखिए, एक स्वस्थ या प्रतिदिन लगभग 3 यानी कि कितनी 3500, ठीक है, किलो कैलोरी, 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति के लिए प्रतिदिन। मतलब अगर इसकी प्रतिदिन पूर्ति की जाए तो भैया 500 ग्राम, कितने ग्राम, 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 10 ग्राम और 100 ग्राम वसा, ठीक, नोट कर लेना, 100 ग्राम वसा तथा 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता। मतलब संतुलित आहार उसे कहा जाता है जो सम्मिलित रूप से यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, खनिज पदार्थ, जल की अपेक्षित मात्रा तथा रोगों से रक्षा करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं साथियों। ठीक है, तो अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी और किस लिए की गई थी, क्योंकि देखिए मैं बताता हूं आप सभी को मिड डे मील की शुरुआत। अब देखिए मैं बताने वाला हूं मिड डे मील के बारे में, यानी कि मिड डे मील योजना कब शुरुआत की गया था। ये शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 यानी कि सरकारी स्कूलों में शुरुआत की गई। तो इसको दोपहर के भोजन के लिए यानी कि बच्चों को संतुलित आहार दिया जाए। कौन सा आहार दिया जाए, संतुलित आहार दिया जाए। ठीक, आप सभी लोग देखा होगा मिड डे मील, अगर क्वेश्चन आता है मिड डे मील की योजना कब शुरुआत किया गया था, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मुफ्त संतुलित आहार दिया जाता है और क्योंकि भारत में करोड़ों गरीब बच्चे संतुलित आहार से वंचित रह जाते हैं, तो ये कब शुरुआत किया गया था, 1995 में इसकी शुरुआत
की गई थी साथियों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक यहीं तक था। कैसा लगा टॉपिक? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी साथियों। कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। अब क्लासें बंद नहीं होंगी मेरी, आप सभी को डेली 5 बजे क्लासें मिलती रहेंगी। मेरी क्लास आपको 5 बजे मिलेगी। बाकी जो मैथ की जो क्लास है वो अब आपको डेली सुबह मिले करेगी। ठीक है, यानी कि 7 से या 8 बजे के बीच में आपको क्लास अपलोड कर दी जाएगी और आप वहां से जाकर के अपना प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों और मुस्कुराते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।